2 दिन पहले ही पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू R. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ V यानी पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू R with minus sign is equal to electric field. Minus sign indicates the direction of electric field will be the direction in which potential decreases. माइनस साइन ये बताता है. इस इक्वेशन का एक दूसरा फॉर्म भी है, वो क्या है, dV इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर. ये भी है दूसरा फॉर्म, ये हमने डिराइव भी किया था. हाउ पोटेंशियल एंड फील्ड आर रिलेटेड, ये इसका डेरिवेशन भी किया गया है. ठीक है, ये एक दूसरा फॉर्म है इसी इक्वेशन का. मतलब अगर तुम्हें पोटेंशियल पता है, फील्ड निकालना है तो इसको यूज़ करोगे, और अगर फील्ड पता है और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो इसको यूज़ करोगे. ठीक है, तो इनका यूज़ करके हम इक्विपोटेंशियल सरफेस से इसको रिलेट कर सकते हैं. ये इक्वेशन हमें क्या बताती है, देखो, dV इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर. dV इज़ नथिंग बट वर्क डन, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज़ नथिंग बट वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग यूनिट चार्ज फॉर दिस मच डिस्टेंस dr. तो ये वर्क डन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर यूनिट चार्ज से डिवाइड कर दें तो फोर्स को, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है. यानी कि ये फोर्स है, ये वर्क डन है, ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है. फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क. ये कोई नई चीज़ नहीं है, तुम ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हो. बस क्या है कि यहाँ पे चार्ज से डिवाइड किया गया, इसलिए ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया. सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ऐसा है. और हमें ये भी पता है, 11th क्लास में पढ़ा था कि फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन तभी आता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं. ठीक है, ये एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ऑलरेडी कई बार एक्सप्लेन हो चुका है और 11th क्लास की बात है, तुम्हें पता होना चाहिए. तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तभी वर्क होता है. ठीक है, अब ज़रा बात को रिलेट करो ध्यान से. अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के कोई 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट करें, मान लो ये हमारा सोर्स चार्ज था और ये हमारा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस था, इस पर 2 पॉइंट्स हैं P1 एंड P2. और अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर ये है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि P1 और P2 के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि P1 P2 एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पर है. इक्विपोटेंशियल का मतलब ही है कि P1 और P2 पे पोटेंशियल सेम होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 0. डेल्टा V को dV भी लिख सकते हैं. तो अगर dV इक्वल टू ई डॉट डी आर, इस इक्वेशन को हमने यूज़ किया, और अगर फॉर एनी 2 पॉइंट्स ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, फॉर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, फॉर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस dV इज 0, तो इधर क्या आया, ई डॉट डी आर इक्वल टू 0. और अभी जैसे डिस्कस हुआ था, ई डॉट डी आर इज नथिंग बट वर्क डन. तो वर्क डन 0 तभी हो सकता है जब ई और डी आर परपेंडिकुलर हो, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब परपेंडिकुलर होते हैं तभी वर्क डन 0 हो सकता है. या इसको हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है तभी वर्क होगा, अगर नहीं है, परपेंडिकुलर है, तो वर्क नहीं होगा. तो इससे ये प्रूव होता है कि ई और डी आर हमेशा ही परपेंडिकुलर होने चाहिए फॉर 2 पॉइंट्स ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस. सो इट प्रूव्स दैट ई इज़ परपेंडिकुलर टू डी आर. और डी आर हमारा किधर था, डिस्प्लेसमेंट हमने कहाँ से कहाँ किया था, P1 से P2. अभी ऐसे कर्व्ड दिख गया है क्योंकि दूर दूर लिया है पॉइंट्स. इनफैक्ट ये बहुत पास हैं, बहुत पास होने से क्या होगा, डी आर विल बी ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन. यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर हम सरफेस के अलॉन्ग चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ टू बी परपेंडिकुलर टू दैट डिस्प्लेसमेंट. मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस पॉइंट पर, वो डी आर के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि इस तरफ. डी आर किधर है, सरफेस के अलॉन्ग, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, डी आर से परपेंडिकुलर. इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज नॉर्मल टू इट. कहीं पर भी पॉइंट लें, अगर यहाँ पर लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे नॉर्मल होगा, ऐसे. ठीक है, ये सरफेस है, ये सरफेस का नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. और इस बात को हम चाहें तो बिना इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन के भी कह सकते हैं, बट वो उतनी अच्छी नहीं लगेगी. जब मैथमेटिक्स साइंस को सपोर्ट करता है तो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है.
बट हम वैसे भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रेडियल डायरेक्शन में। देखो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, ऐसे रेडियल डायरेक्शन में होता है। ये सब हमें ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। और अगर हम इस पॉइंट को सेंटर मानकर एक स्फेयर ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियसली रेडियल लाइन स्फेयर के सरफेस पर परपेंडिकुलर होती है, ऐसा भी बोल सकते हैं। बट ये वाला डिस्कशन जो है वो सिर्फ इसी केस में काम आएगा, ये जनरल केस है, क्योंकि सरफेस के अलोंग कोई वर्क डन नहीं होता है, पोटेंशियल ज़ीरो होता है, मीन्स वर्क डन नहीं होता है। यानी कि ई और डी आर, सरफेस के अलोंग अगर डी आर होगा तो ई उससे परपेंडिकुलर होगा। सो दिस इज़ द प्रूफ। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, 2 मार्क्स में आ सकता है। प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, बात समझ में आ गई। स्टेटमेंट याद कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज नॉर्मल टू इट। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस से नॉर्मल डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये याद रखना है। अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड और इक्विपोटेंशियल सरफेस को कैसे रिलेट करेंगे। देखो सपोज़ ये हमारा पॉइंट चार्ज है, ये सिंपल केस रहता है पॉइंट चार्ज वाला, इसीलिए इसको ले लिया। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, ये डिस्कशन एप्लीकेबल सबके लिए है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नंबर 1 है सपोज़, ठीक है, और इसका रेडियस हमने मान लिया R1 है। फिर एक R2 रेडियस वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस लिया, ये R2 रेडियस वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। ठीक है, R1 रेडियस वाले सरफेस पर पोटेंशियल है सपोज V1 और इस सरफेस पर पोटेंशियल है V2। ठीक है, एक और सरफेस ले लेते हैं R3 रेडियस वाला, जिस पर मान लो पोटेंशियल है V3। ये हमने और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लिया R3 रेडियस वाला, इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल V3 है। ठीक, अब देखो एक ही सरफेस पर एक से दूसरे पॉइंट जाते हैं तो चेंज नहीं होता है पोटेंशियल में, बट एक से दूसरे में जाएंगे तो चेंज होगा। ठीक है, मान लो यहाँ से यहाँ चेंज हुआ, सरफेस 1 से सरफेस 2 अगर हम जाते हैं और यहाँ से यहाँ जाने में सपोज डेल्टा R1 डिस्प्लेसमेंट हुआ, या ऐसा बोल सकते हो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट सरफेस एंड सेकंड सरफेस, वो डेल्टा R1 है। और पोटेंशियल में चेंज कितना हुआ, V2 माइनस V1। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, फॉर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन सरफेस 1 एंड सरफेस 2। सरफेस 1 और सरफेस 2 के बीच जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके लिए चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा V1 है हुआ सपोज, वो कितना होगा V2 माइनस V1। ठीक है, V2 माइनस V1 में बड़ा कौन होगा, V2 बड़ा होगा या V1, जल्दी से बताओ, ये रिवीजन क्वेश्चन है। V1 और V2 में से बड़ा कौन होगा, V2 बड़ा होगा, V1 बड़ा होगा, V2 छोटा होगा। KQ/R, R बढ़ेगा तो V छोटा हो जाएगा ना। ठीक है, एक ही बात को कई तरह से बोल सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाने पे ज़्यादा वर्क होता है, यानी पास जाएंगे तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। एक ही बात को अलग अलग तरह से, जब भी पढ़ाई करो ये अप्रोच यूज़ करो, ये बहुत काम आता है। एक ही पॉइंट को डिफरेंट अप्रोच से सोचना। ठीक है, चलो फिर S1 S2 के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हुआ V2 माइनस V1, या V1 माइनस V2 लिख लेते हैं, चलो नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। V1 माइनस V2 हुआ, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा R1, यानी कि R2 माइनस R1। सिमिलरली हम लिखें फॉर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन सरफेस 2 एंड सरफेस 3। सरफेस 2 और सरफेस 3 के लिए अगर हम लिखें इसी तरह से तो डेल्टा V2 लिख लेते हैं। डेल्टा V2 का मतलब क्या हुआ, V2 माइनस V3, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, R3 माइनस R2। समझ में आई बात, ये वाला डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा R2। ठीक है, बात समझ में आ रही, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, डिफ़िकल्ट नहीं है बट फोकस करने वाली बात है। तो ये समझ में आ गया, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन दीज टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस S1 एंड S2। ये है S1, ये है S2, ये है S3। चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन S1 एंड S2 इज डेल्टा V, डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा R1। चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन S2 एंड S3 इज डेल्टा V2, डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा R2। ठीक है, अब अगर हम चेंज इन पोटेंशियल सेम चाहते हैं
इफ़ यू वांट सेम चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव सरफेसेस, यानी कि अगर हम चाहें कि डेल्टा V1 और डेल्टा V2 बराबर हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या डेल्टा R1 और डेल्टा R2 बराबर होने चाहिए या डिफरेंट होने चाहिए, ये हम यहाँ से समझ सकते हैं। देखो कैसे समझेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेशन है इस बात का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर लिखें, माइनस साइन अगर लिखेंगे तो वेक्टर भी लगाएंगे बिकॉज वो डायरेक्शन से रिलेटेड है। चलो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। E इज इक्वल टू डेल्टा V बाई डेल्टा R, ये रिलेशन होता है, ठीक है। अब तुम ये बताओ कि S1, S2, S3 इन पर अगर हम डिफरेंट पॉइंट्स लेते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो E1, यहाँ है E2, यहाँ है E3, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाई डेल्टा R2, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस वाली सरफेस पे हमें जाना है, हम मतलब ये बोल रहे हैं कि एक से दूसरे सरफेस अगर जाएं और हमें सेम पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ इक्वल साइन लगाते हैं तो वो तभी पॉसिबल है जब डेल्टा R कम हो, डेल्टा R1 कम हो और डेल्टा R2 ज़्यादा हो। आगे बात समझ में, ठीक है। यानी सेम पोटेंशियल डिफरेंस जाने के लिए हमें ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, बिकॉज स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड इज़ डिक्रीजिंग, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल सेम रखने के लिए हमें ज़्यादा डिस्टेंस जाना पड़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डिक्रीजिंग। दूसरे तरह से भी सोच सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जब हम आएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क है। तो सेम वर्क करने के लिए जब फोर्स वीक हो जाएगा तो हमें ज़्यादा डिस्टेंस चलना पड़ेगा। वर्क क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है, मोटी भाषा में समझ लो, ऐसे है तो वो डॉट प्रोडक्ट मान लो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है वर्क, ठीक है। अगर हमें ज़्यादा वर्क करना है बट फोर्स कम है तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। अब तो समझ में आ गया होगा, झूठ बोल रहा हूँ, आ गया पक्का। वर्क किसका प्रोडक्ट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। अगर फोर्स कम हो गया तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। तो अब तुम वर्क की जगह पोटेंशियल को रख दो, फोर्स की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड को रख दो। तो अगर पोटेंशियल सेम करना है बट फोर्स कम हो गया यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जैसे जैसे तुम नेक्स्ट सरफेस पर जाओगे उनके बीच में गैप बढ़ता जाएगा, यानी कि जो हर कॉन्जिक्यूटिव इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे उनके बीच में गैप बढ़ता चला जाएगा। कंसेंट्रिक तो होंगे बट ये गैप इक्वल नहीं होगा, हर नेक्स्ट सरफेस ज़्यादा गैप के बाद आएगा, ठीक है। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इस तरह के होंगे, पॉइंट चार्ज के लिए ऐसे होंगे। सरफेस 1 और 2 के बीच जितना गैप होगा, ये 1 और 2 और 3 के बीच उससे ज़्यादा होगा। थोड़ा समझ गए होगे क्या करना है। फिर 3 और 4 के बीच उससे भी ज़्यादा होगा, फिर 4 और 5 के बीच उससे भी ज़्यादा होगा। यानी दिस गैप विल गो ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये इससे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। दो बातें, एक तो डायरेक्शन वाली बात हुई, डायरेक्शन इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी पॉइंट पर हमेशा नॉर्मल होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्योंकि डिक्रीज हो रही है, इट मीन्स कंजिक्यूटिव इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में गैप बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, फॉर सेम चेंज इन पोटेंशियल।